उठो, कोशिश करो, कोशिश करो, उठो, कोशिश करो। अभी नहीं होगा। सोनम उठो, सोनम, सोनम उठो, सोनम, सोनम। सर ये तो जिंदा है। मनीष सर। इस लड़की को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलो, इसे किसी भी हालत में बचाना ही होगा। राइट सर। सर ये देखिए खून वहां पड़ा हुआ मिला। इस पत्थर को फौरन लैब में टेस्ट के लिए भेजो। पता नहीं कि बारिश के बाद फॉरेंसिक टीम को इस पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। छोड़ना, अभी आ गया ना। थाने के एंट्री रजिस्टर में साइन लो इसकी। कितनी बार बोले साहब, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा चलेगा। राकेश बहुत ही संकी किस्म का आदमी है। आज से 12 दिन पहले इसने एक रविंद्र नाम के शख्स की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। गिल्टी फील करना तो दूर, चेहरे पर शिकन तक नहीं है इसके। जब तक सोनम राकेश को आइडेंटिफाई नहीं कर लेती हम उसे मुजरिम नहीं कह सकते। तो सोनम इस केस में इकलौती चश्मदीद है जिसे ये पता है कि रविंद्र को किसने मारा था। पर जब वो हमें मिली थी तब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वैसे सोनम कैसी है? सर मैंने डॉक्टर्स की एक टीम को सोनम के घर पे भेजा था। उनका कहना है कि सोनम की हालत पहले से काफ़ी बेटर है। अगर हम चाहें तो सोनम का स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोनम, सोनम, क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कोई डरावना ख्वाब देखा क्या? पानी पियो। सोनम, संभालो अपने आप को। हम तुम्हारा दर्द सिर्फ समझते नहीं, महसूस भी करते हैं। आखिर हम रवि की माँ हैं। रविंद्र की मौत ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर दी थी जिसके अंत तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हत्या को 13 दिन बीत चुके थे। रविंद्र के सारे रिश्तेदार रविंद्र के घर उसकी 13वीं पे इकट्ठा थे। कई पर्दों में लिपटी इस सनसनीखेज कहानी की तो ये महज शुरुआत थी। ओम शांति शांति शांति। स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी की विधवा पत्नी आगे आई है और ये प्रसाद सब लोगों में बंटवा दीजिए। रचना, सोनम, तुम दोनों ये प्रसाद सब लोगों में बांट दो। मैं शिमला मिर्च नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। एक घंटा आप देंगे, चुपचाप खाओ। सोना परेशान करते। सोना, बहू, सोनम को देखी? ना हमने देखा, हमने उन्हें छत पर जाते हुए देखा। अच्छा। सोनम!
ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। रवि के कातिल को हम ही सजा दिलाना चाहते हैं। सोनम, यहाँ कुछ लोग हैं, तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि रविंदर को किसने मारा। सर लगता है अभी भी ट्रॉमा में है। मनीष, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हम राकेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका फोन क्राइम स्पॉट से काफी दूर एक्टिव था। सर सिर्फ सोनम का बयान ही राकेश को कोर्ट में मुजिम साबित कर सकता है, लेकिन सोनम की हालत तो खुद ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम जानबूझ के राकेश को आइडेंटिफाई करने से बचाने की कोशिश कर रही है? पर वो ऐसा क्यों करेगी? रविंदर और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे और भागकर शादी भी की उन्होंने। और तो और रविंदर को राकेश ने सोनम की आंखों के सामने मारा था। सर अक्सर भाग के शादी करने वाले लोग शादी के बाद उल्टा एक दूसरे से भागने लगते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के बाद इन दिनों में प्यार व्यार कुछ बचा ही ना हो। और जो क्राइम स्पॉट से हमें पत्थर मिला था, सर लैब में टेस्टिंग जारी, बहुत जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी। गुड सर नाटक किया है तुमने पुलिस के सामने। अरे तुम तो चाहती नहीं हो कि राकेश को सजा हो। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? उसने हमारे रविंद्र को मारा। रविंद्र सिर्फ हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। और वैसे भी उन्हीं की तरह धोखा देना तुम्हें भी अच्छे से आता है। कभी भी पलट सकती हो तुम। अर्चना, तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हम दोनों तो फ्रेंड्स। अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना हम तो इतनी टेंशन में थे कि कैसे लोग होंगे, कैसी जगह होगी। तुम भी मेरठ से, हम भी मेरठ से, बहुत मजा आएगा। सच में हम भी ना यहाँ बहुत बोर हो जाते थे, पर अब तुम्हारे जैसी शादी मिली है ना, हॉस्टल लाइफ के मजे हो जाने। हाँ। हमें क्या पता था कि जिसे हमने मदद का हाथ आगे बढ़ा के दिया वो हमारा ही हाथ खींचकर हमारी ही जगह ले लेगा। सहेली से सौतन का सफर तुमने तय किया, हमारे ही सुहाग पर डाका डाल दिया तुमने। ये हमारी रूम। सोनम, अरे आपको कैसे पता? अरे रचना हर वक्त तुम्हारे बारे में तो बात करती है। अच्छा रचना, चलो हम चलते हैं वरना फिल्म के लिए लेट हो जाएगा। बाय। अच्छा सुनो सुनो, हम साथ में फिल्म देखने चले। अरे ये तो और भी बढ़िया हो जाएगा। अरे आप दोनों जाइए ना, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो? देखो ज्यादा देर की ना तो सलमान की फिल्म है, फिर टिकट नहीं मिली तो हमें मत कहना। चलो। अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हमने तुमको जाकर रविंद्र से मिलवा दिया। लोग तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते, हमने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। हमारा कोई मकसद नहीं था तुम्हारी सौतन बनना। ये सब किसी के हाथ में नहीं होता। ये रिश्ता कैसे बन गया पता ही नहीं चला। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अरे झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी हो। रचना, दिन रात बहू को परेशान करना बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी तकलीफ में है? बेवकूफ बना रही है आप सबको। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता? एक शब्द भी और बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सोनम पर पूरा भरोसा है, शायद तुमसे भी ज्यादा। चलो यहां से।
साहब गाड़ी रोको ना, थोड़ा हल्का होना है। चुपचाप बैठे रहे। साहब हल्का होना है, रोको ना। बोला ना चुपचाप बैठ गाड़ी के अंदर। संभालो गाड़ी। लगता है किसी की प्लानिंग है, किसी ने जानबूझ के कीले फेंक रखा है। सब अलर्ट हो जाओ, मैं एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाता हूँ। हेलो, पॉइंट पे रखो इसको, देखता हूं मैं। बाहर निकल। गाड़ी क्यों रोका? सर मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था, मैंने आपको देखा बंदूक के साथ तो मैं डर गया था सर, इसलिए गाड़ी रुकवा दी। इसे नाम नंबर लो। सब लोग के भाग गया। जी आपने हमारे लिए इतना जोखिम उठाया, ये एहसान कैसे चुकाएंगे हम आपका? तुम्हारे लिए तो हम सब अपने सर भी कटा सकते हैं। लोग भले तुम्हें खलनायक समझे, लेकिन हमारे लिए तुम ही हमारे नायक हो। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए हमने छुपने का इंतजाम किया है। अब देर मत करो और तुरंत निकलो। संभाल कर लेके जाना। जी बाबा जी। सब्जियों पे गुस्सा निकालने से सब ठीक हो जाएगा क्या? आप यहाँ क्यों आइए? आप भी तो उस चुड़ैल की तरफ ही है ना? ना ना ना, हम सिर्फ पैसे की तरफ हैं, और इस घर में पैसा तो सिर्फ अम्मा के हाथों में है। और अम्मा सोनम के खेमे में है, यानी आप हाथ उल्टा करके उसी नाक को पकड़ रही है ना? रचना, हम हाथ उल्टा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहे हैं। मनीष, ये 100% राकेश के लोगों का किया हुआ है। हो ना हो, इसका मास्टरमाइंड भूपेंद्र सिंह ही होगा। इससे पहले भी राकेश को बेल दिलाने के लिए उसने अपने समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा तमाशा किया था। राइट सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस चाल से भूपेंद्र ने कोई बाजी तो नहीं मारी है, लेकिन हाँ, इस खेल की अगली चाल में इलाका भले ही उनका हो, पर इस बार धमाका हमारा ही होगा। मैंने आपसे पहले कहा ना कि राकेश यहां नहीं आया है। भूपेंद्र सिंह, अगर मुझे एक भी सबूत मिला कि राकेश को भगाने में तुम्हारा ही हाथ है, तो याद रखना, इस उम्र में टूटा हुआ हाथ जुड़ेगा नहीं। तुमने एक अपराधी की मदद की है। कौन अपराधी? आप शायद भूल रहे हैं, आपकी हद सिर्फ आरोपी को पकड़ने तक की है। अपराधी कौन है इसका फैसला कोर्ट में होगा, और जिसका फैसला आने में भी सालों लग जाते हैं। राकेश हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है। आप यहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है,
पर तुम्हारे राकेश को कोर्ट में गुनहगार साबित करके हम इसी समाज में एक और भी बड़ा उदाहरण बनाएंगे, देखना। सर, इस भूपेंद्र सिंह की शक्ल देखी लगता है हमसे कुछ छिपा रहा है। 2 कांस्टेबल से कहो इस पे 24 घंटे नजर रखें। इसके एक एक सेकंड की डिटेल चाहिए मुझे। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। सर, खबरी गुड्डू का कॉल था। सोनम के एरिया में राकेश को देखा गया। चलो राकेश, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको क्या लगा हमसे बच के भाग जाओगी? छोड़ो हमें, छोड़ो। अच्छा चलो, कुछ नहीं करेंगे। एक काम करो, आज रात में हमको मिलो, साथ में कहीं दूर भाग जाएंगे, बहुत दूर। छोड़ो हमें, हम कहीं नहीं आ रहे। इसे छोड़ेंगे नहीं हम। तो तुम लोग देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे अंदर। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? बोलो हमें। मुन्नी रुको, मुन्नी, मुन्नी क्या कर रही हो तुम? रुको मुन्नी, रुको। हम इस कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं। आप उस तरफ देखिए, हम इस तरफ देखते हैं। क्या सच में रविंद्र की हत्या में राकेश का हाथ था? आखिर वो पुलिस की गिरफ्त से भागकर सीधा सोनम के पास क्यों आया था? क्या सोनम की जान को भी खतरा था? सही तो किया उसने। ये विधवा थोड़ी ना है। रविंद्र की पहली, हमारा मतलब रविंद्र की पत्नी सिर्फ हम हैं, और उसके बाद एक मर्द की जिंदगी में चाहे कितनी भी औरतें आ जाए। पता है ना शालू दीदी, ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? मुन्नी सुनो, क्या हुआ? मिला वो? भाग गया। घर का कोना कोना छान मारो, जाकर ऊपर देखो। सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन राकेश कहीं नहीं है। लगता है वो भाग निकला है। शायद ये राकेश शहर छोड़कर भागने के फिराक में है। शहर के सारे एग्जिट पॉइंट की चेकिंग बढ़ा दो और इस राकेश की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो। सर, देखिए मुन्नी जी, इस तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था आपको। आप प्लीज ऐसा दोबारा ना करें। हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। इस बंदूक के कागज है हमारे पास। हम राकेश की तरह अपराधी नहीं हैं। और आपको क्या लगता है जिस आदमी ने हमारे बेटे को मार डाला उसके सामने हम आरती की थाली लेकर जाए? हमारे बेटे की आखिरी निशानी की रक्षा हम कर सकते हैं। हम सोनम से एक बार बात करना चाहते हैं। वो अपने कमरे में है, बहुत डरी हुई है। इस वक्त वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, हम उसकी सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल अलॉट करते हैं। सर, कहीं नहीं है। कांस्टेबल पांडे से कहो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए यहीं रुके। ये राकेश यहाँ दोबारा आ सकता है। सर, मुन्नी, हमें लगता है तुम सोनम की तरफदारी कुछ हद से ज्यादा ही कर रही हो। हाँ, मानते हैं वो अच्छी है, उसके पेट में हमारे परिवार का चिराग पल रहा है, लेकिन हमें रचना के बारे में भी तो सोचना चाहिए। हम रचना से भी उतना ही प्यार करते हैं, पर सोनम की कोख में हमारे घर का चिराग पल रहा है और हम किसी भी कीमत पर रवि की आखिरी निशानी को कुछ नहीं होने देंगे। अम्मा, हम सोनम से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और उसकी कोख में हमारा अंश पल रहा है। अम्मा, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो उसे अपना लीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए।
बस हम रवि की इच्छा का ही मान रख रहे हैं। जाओ। सर राकेश की कोई खबर? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन हमने खबरियों को काम पे लगा दिया। राकेश की फोटो इस शहर के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया। सर भूपेंद्र सिंह पे भी हमने नजर बनाई नहीं। फिलहाल उसके घर की एक्टिविटीज तो नॉर्मल लगता है। राकेश के मिलने के बाद उसे रिमांड पर लेने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है, और अब तक राकेश के खिलाफ अगर हमारे पास कुछ है तो हमारी खुद की बनाई हुई थियरीज। जिस पत्थर से रविंद्र की हत्या हुई थी उससे कुछ हाथ लगा? नहीं सर, आज ही फॉरेंसिक टीम से मेरी बात हुई थी। उनको उस पत्थर से कुछ प्रिंट्स मिले जिन्हें मिटाने की भी कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने उन प्रिंट्स को हैदराबाद लैब में टेस्ट के लिए भेजा। थोड़ा वक्त और लगेगा सर। वक्त भी तो नहीं है हमारे पास। अरे खून! मुन्नी मासी! अरे मुन्नी, मुन्नी! अरे अभी पुलिस रविंद्र के मामले को सुलझा भी नहीं पाई थी कि किसी ने बड़ी बेरहमी से सोनम का भी खून कर दिया था। क्या इन सब के पीछे राकेश ही था या मामला कुछ और ही था? मनीष सर, अगर इस जगह को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि किसी लोहे के औजार से इस पर हमला हुआ था, शायद कोई हथौड़ी वगैरह। फिलहाल ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर अटैकर को पता था कि घर के बाहर हमारा एक कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा था, इसलिए बड़ी चालाकी से पहले उसने उस कांस्टेबल पर हमला किया, अंदर आया और इसका खून कर दिया। ये फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची? सर मैंने फोन कर दिया, बहुत जल्द पहुंचते होंगे। घर का कोना कोना छान मारो। सर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अम्मा ये कहाँ कह रही है? मरहम पट्टी करवा लीजिए। मुन्नी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे और बहू के कातिल को सजा हो तो प्लीज ये मरहम पट्टी करवा लीजिए। क्या आप बता सकती हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? कल के सिंदूर वाले हादसे के बाद हमने तय किया कि हम हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए हम रात को पहरा देंगे। इसीलिए हम रात को जगे हुए थे और अचानक सुबह सुबह के वक्त हमें आवाज आई। हम बाहर गए तो किसी ने हम पर पीछे से वार कर दिया और जब हमें होश आया तो सब कुछ लुट चुका था। सोनम, आप लोग प्लीज इन्हें संभालिए। हम सोनम का ख्याल नहीं रख पाए। अम्मा बेटी। सर, कांस्टेबल पांडे जब घर के बाहर ड्यूटी कर रहा था तब उस पर हमला हुआ। पांडे सर को बताओ। सर रात को जब मैं पहरे पे था तो अचानक हमलावर का मकसद सिर्फ सोनम को मारना था और उसने मारा और बाकियों को सिर्फ बेहोश किया। तो बात तो बहुत अजीब है। आप लोगों में से किसी ने कल रात कुछ देखा या सुना था? हाँ हमने देखा था। कल रात को हमें प्यास लगी थी तो हमारी नींद खुल गई। तभी हमने खिड़की से देखा कि किसी की परछाई थी। सर हमारे कमरे की खिड़की से तो घर के पीछे वाला रास्ता दिखाई देता है। चलिए दिखाइए। हाँ आइए सर इस तरफ। सर ये है। पूरा एरिया अच्छे से छान मारो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर जाओ। सर ये देखिए जूते के निशान। ये जरूर उस कातिल के जूतों के निशान है जिसने सोनम की हत्या की और फिर फरार हो गया। सर 9 नंबर साइज है। सर आप लोग यही रुकिए, यही रुकिए। सर देखिए थोड़ी
तो कातिल ने मर्डर वेपन यहाँ फेंक दिया। इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सर आपको एविडेंस पहुंचना। सर सोनम की हत्या में मेरी शक की सुई बार बार राकेश की तरफ ही घूम रही है। हमें जल्द से जल्द इस राकेश को ढूंढ निकालना होगा। अगर ये काम उसने खुद नहीं किया तो उसके किसी हिमायती ने किया होगा। और ये भी हो सकता है कि घर का ही कोई फैमिली मेंबर इस राकेश से मिला हो और उसे सह दे रहा हो। इस घर की जो बड़ी बहू है शालू, उसका पति क्या है? सर उसका नाम है अजय। काम के सिलसिले में इन दिनों दिल्ली में रहता है। इस फैमिली में जितने भी जेंट्स मेंबर उनके जूतों के निशान और साइज को उस निशान और साइज से मैच करो। सर फॉरेंसिक टीम को हथियार से कुछ नहीं मिला। कातिल ने खून करने के बाद बड़ी चालाकी से हथियार को किसी चीज से साफ कर दिया था। मतलब मर्डर वेपन तो हमारे पास है पर वो हमारे किसी काम का नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ ओके सर। कलबरी चौक के बाइक पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने राकेश को उनके एरिया में देखा था। राकेश को? जी सर। उन्होंने जब राकेश का पीछा किया तो पता चला कि वो उसी एरिया के एक सुनसान घर में डेरा जमाए बैठे हैं। अरे पत्नी का बनाया करो यार। बहुत भागा और भगाया, अब चल तेरे पैरों की मालिश करवाते हैं। साहब मैं तो पहले तूने रविंदर को मारा, फिर हमारी टीम को धोखा देकर भाग निकला। उसके बाद तूने सोनम और उसके कोख में पल रहे 3 महीने के बच्चे को भी मार डाला। का सोनम मर गई? साहब ये कैसे हुआ साहब? अब 1 मिनट भी वेस्ट किया ना तो तेरे खाल खींच लूंगा। चल बता, जब सोनम ने तुझे पिछली बार धोखा दिया था तब तो तूने उसे माफ कर दिया था। इस बार उसने ऐसा क्या किया कि तूने उसे जान से ही मार डाला? जितना मारना पीटना है मार लीजिए, लेकिन सच कह रहे हैं, हमने सोनम को नहीं मारा साहब। हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर से शुरू मत होना। हमें पता है कि सोनम तेरी पत्नी थी, और उसने रविंदर के साथ भागकर शादी कर ली, है ना? हाँ साहब आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये जन्म जन्म के रिश्ते को कोई ऐसे तोड़ता है क्या? क्या हुआ? अभी हम इस सब के लिए तैयार नहीं हैं। दूर हटो हमसे। पापा ने भी एकदम अपने जैसा लड़का पकड़ा दिया। हम बाबूजी के यहाँ काम करते थे। बाबूजी हम पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी हमसे करवा दी। पर उससे मेरी रोज अनबन होती थी। सोनम जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है। हमने बाहर से मंगा लिया है, खाना घर पे नहीं बनाया। कहाँ मंगवा लिया बाहर से? पनीर हलीमी। किसी रियासत की राजकुमारी हो, घर पे खाना नहीं बना सकती? देखिए हम पढ़ाई कर रहे थे इसलिए नहीं बना पाए खाना। बंद करो ये पढ़ाई वढ़ाई, समझी? और जाके खाना बनाओ। ना उसे कॉलेज भेजते, ना हमारी जिंदगी इतनी उलझती। सोनम के पेट में रविंद्र का बच्चा था, इस बात ने तेरी मर्दानगी को ठेस पहुंचाई, और इसी वजह से तूने पहले रविंद्र और उसके बाद सोनम की हत्या कर दी। हाँ साहब, हमारे तलवे से लेके तालू तक आग लग गई थी। सर पे चढ़ गया था अपमान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार देंगे। अच्छा, अगर तू इतना ही दूध का धुला है तो हमारे कस्टडी से क्यों भाग निकला था? चलिए साहब, मान लेते हैं कि हमने रविंदर को मारा, तो फिर सोनम ने हमारे खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानती थी कि हमारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। सर राकेश मौके का फायदा उठा रहा है। उसे पता है कि इस केस की एकलौती चश्मदीद सोनम थी, जो मर गई है, मार दी गई है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट।
तेरे लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस पत्थर से तूने रविंद्र की हत्या की थी उस पर तेरे उंगलियों के निशान मिल गए। मैंने बोला ना, सच बोल। बताते हैं साहब, सब सच सच बताते हैं। हमने ही रविंदर को मारा था साहब। अभी नहीं होगा। सोनम उठो, सोनम उठो। बहुत भगाया है। राकेश छोड़ दो प्लीज प्लीज। राकेश प्लीज, अब हाथ जोड़ते से छोड़ दो प्लीज। इसे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम इस गेम की ट्रॉफी हो। अगर तुम हमारी नहीं हो सकती ना तो किसी की भी नहीं हो सकती। ये बता, सोनम को क्यों मारा तूने? नहीं साहब, हमने सोनम के साथ कुछ नहीं किया साहब। हमने तो जानबूझकर उसको जिंदा रखा था ताकि वो रविंदर को खोने का दुख जिंदगी भर झेले। हमारी जिंदगी बर्बाद करके उसे कैसे चैन से रहने देते हम, इसलिए बार बार उसके पास जाते थे, उसे डराने के लिए। हम उसे भी बेघर करना चाहते थे, तड़पाना चाहते थे। तुझे तो इतने लंबे टाइम के लिए अंदर भेजेंगे ना कि वहां से तू नहीं, तेरी अर्थी बाहर निकलेगी। पिता भूपेंद्र सिंह, जिसके लिए उसका समाज, उसके लोग और उसका दामाद उसकी बेटी के ऊपर मायने रखता है। दूसरी ये रविंद्र की पहली पत्नी रचना, जिसकी जिंदगी में सोनम सौतन बनकर आई और उस घर में खास जगह बना रही थी आने वाले चिराग को जन्म देकर। इन दोनों के पास भी स्ट्रॉन्ग मोटिव है सोनम को मारने का। रविंद्र का बड़ा भाई अजय और भाभी शाली। अब रविंद्र तो रहा नहीं, उसके आने वाले बेटे को भी रास्ते से हटा दिया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के पास ही आनी। मनीष सब एक एक करके सबको टटोलते हैं। हम यहाँ अपने दामाद राकेश को छुड़वाने में लगे हुए हैं और अब हम ही पर शक कर रहे हो। हमें यहाँ उठा कर लिया है। निकालो इन सबको बाहर। चलिए। आपका दामाद ही आपकी बेटी का कातिल हो सकता है, ये जानते हुए भी उसे छुड़वाना चाहते हैं आप। कौन सी बेटी साहब? हमारे लिए तो वो उसी रात खत्म हो गई थी जिस रात उसने किसी और के साथ मुंह काला किया था। पूरे समाज में सालों से बनाई हुई इज्जत को एक ही रात में मिट्टी पलीत कर दी। उसने सिर्फ राकेश ही नहीं, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर एक शख्स के साथ धोखा किया है। और फिर दामाद ससुर मिलकर खून की होली खेलनी शुरू कर दी। दामाद ने बेटी के प्रेमी रविंद्र को मारा, बाप ने बेटी को मारा। सच बोल रहा हूं ना मैं? काश आपकी बात सच होती, लेकिन यह सच नहीं है। यकीन मानिए दरोगा साहब, अगर हमारी बेटी हमारे हाथ लग गई होती ना तो इतना तय है कि बच नहीं पाती। और एक बात और बताएं, किसी को भी उठाकर लाने से पहले उसके खिलाफ पक्का सबूत और गवाह तो तैयार कर लेते। भूपेंद्र सिंह, इस चौकी से बाहर निकलकर जब तीसरी गली में घुसोगे तो वहां वकीलों की मंडी मिलेगी। ये ताव वहां दिखाना शायद कुछ काम हो जाए, क्योंकि उन लोगों की रोजी रोटी तुम जैसे लोगों से चलनी है। जाओ, लेकिन शहर मत छोड़ना। चलो रे। हमें पता था सर, आज नहीं तो कल आप हम पर शक जरूर करेंगे। हमारा और सोनम का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। सर, आप लोगों को सोनम पर बहुत तरस आ रहा होगा ना, पर असल में तो आप लोगों को हम पर तरस आना चाहिए। अरे सोनम को छोड़िए, हमारे अपने पति ने हमें धोखा दिया था। सोनम हमारे बच्चे की मां बनने वाली। हमारे पास उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। तो ये सारा कुछ खिला रहे थे तुम दोनों हमारे पीठ पीछे, और ये सब इसलिए किया था क्योंकि हम आपको एक बच्चा नहीं दे सके। रचना, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। हमारी शादी हमारी माँ के कहने पे हुई थी, लेकिन हमें तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। प्यार तो बस हमें सोनम से हुआ। Hope you understand. और तुम्हें जैसे ही मौका मिला तुमने उसे मार दिया। पत्नी होने का हक तो उसने तुमसे पहले ही छीन लिया। रविंद्र के विधवा होने का हक भी तुमसे छीन रही। घर में तुम्हारे सास की लाडली थी, घर का चिराग जो उसकी पोखी थी। हम सच कह रहे हैं, हमने किसी की जान नहीं की, किसी की जान नहीं। आपको क्या लगता है सर, ये सब रचना ने किया है? हमें जिन जूतों के निशान रचना के घर के पीछे से मिले थे वो तो किसी मर्द के जूते के निशान लगते हैं। हो सकता है उसने किसी और की मदद ली हो। लेकिन सर अब तक तो जूते के निशान सिर्फ राकेश से ही मैच हुआ है। पर राकेश तो मान ही नहीं रहा, फिर कौन हो सकता है? साहब, जिस रोज हमने सोनम को सिंदूर लगाया था उसी रोज हमने उसको धमकी दी थी कि अगर वो हमसे मिलने रात को नहीं आई तो हम रविंदर के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। जब उस रात हम उससे मिलने गए तब हमें पता चला कि वो हमें फंसाने के फुल जुगाड़ में है। राकेश,
तुमने रवि को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? हमको फंसाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ेंगे नहीं तुम। साम दाम दंड भेद हम सारे पैतरे अपना चुके थे, यहां तक कि उसकी सास तक को भड़का चुके थे। लेकिन वो थी कि रविंदर की विधवा बन के रहने को तैयार थी, लेकिन हमारे पास आने को तैयार नहीं थी। सर, ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे हाथ लगी हैं, इससे तो ये लगता है कि रविंद्र का मामला एक रिवेंज स्टोरी है। रविंद्र के मौत के बाद रविंद्र ने सारे प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम, सोनम के पेट में पल रहे बच्चे के नाम कर दी थी। अब रविंद्र के सारे प्लॉट्स, प्रॉपर्टी सब मिला के करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति वो अपने पीछे छोड़ के गया था। तो ऐसे भी हो सकता है कि इतनी बड़ी संपत्ति हथियाने के चक्कर में किसी ने सोनम को मार दिया हो। और रविंदर की पहली पत्नी रचना, उसके पास सोनम से नफरत करने का सीधा सीधा कारण भी, उसके आगे पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं। और रविंदर और उसकी मां मुन्नी ने सारी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी अपने होने वाले चिराग के नाम कर दी। और अल्टीमेटली ये सारा का सारा जैकपॉट सोनम के हाथ लगा। राइट सर, सोनम के रास्ते से हट जाने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी शालू और उसके पति के हाथ लगेगी। इंटरेस्टिंग एंगल है मनीष। सर ये आप कहाँ कह रहे हैं? अगर आपको कोई और नहीं मिला तो आप इल्जाम हमारे सर पर ही डाल रहे हैं। पर तुम्हारा पति अजय तो कुछ और ही कह रहा है। सर क्या कहा उन्होंने? यही कि सोनम को मारकर तुमने बहुत दिमाग वाला काम किया। अब तो सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों की, रातों रात करोड़पति। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? शालू ऐसा बोल ही नहीं सकती, और हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। अच्छा, पर ये तो सच है ना कि सोनम के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा तुम दोनों को हुआ है। अब रचना के पास खानदान का वारिस तो है नहीं, और तुम्हारे परिवार में वारिस का मतलब करोड़ों की लॉटरी है ना? हाँ सर, आप सच कह रहे हैं। सारी संपत्ति अब हमारे पति और हमारे बेटे के नाम पर ही है। लेकिन सोनम के रहते हुए भी हमारे हाथ में कुछ कम नहीं था। हमें भी ससुराल से बहुत से गहने मिले और साथ ही साथ बहुत सी संपत्ति भी। और सर आपको एक बात बताएं, आप सिर्फ हवा में तीर चला रहे, असली मुजरिम तो कोई और ही है। ये पुलिस का तीर है, हम इसे किसी भी दिशा में छोड़ें, घूम फिर कर मुजरिम के पीछे ही लगता है। सर ये लोग तो कुछ कन्फेस करने को तैयार ही नहीं है। मनीष, इस वक्त भले ही हमारे प्राइम सस्पेक्ट ना हो, पर हम इन्हें कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा, ये राकेश, रचना, शालू और अजय, इन चारों में से अगर किसी ने भी सोनम को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? इस केस की हर गली को छान मारने के बाद ये केस एक भूल भुलैया सा दिखने लगा है मुझे। पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कहता है कि इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता ठीक हमारी आंखों के सामने है, पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मनीष, एक काम करो, इस बार मेरा इंट्यूशन बिल्कुल सही निकला, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि तुम्हारे जख्म को चेक करें। आपका शक सही है सर। कांस्टेबल पांडे और सोनम के सर पे एक ही हथियार से वार हुआ है, हथौड़ी, और मुन्नी देवी के सर में पत्थर से मारा गया है। हमें तो तुम पर पहले ही शक था जब राकेश ने हमें बताया कि वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, पर हमारे हाथ सबूत नहीं थे, इसलिए हमने तुम पर निगरानी रखी और तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। बताओ क्यों किया ये सब? क्या करते हैं, हम अपनी बहू रचना से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी हमने सोनम को अपनाया। उसने हमारी बहू का घर तोड़ा, फिर भी उसे हमने अपने घर में जगह दी, क्योंकि उसके पेट में हमारे बेटे रवि का बच्चा पल रहा था, हमारा वंश। और उसने क्या किया? सोनम एक नंबर की धोखेबाज निकली। पहले उसने हमारे बेटे को धोखा दिया और अब वो हमें धोखा दे रही थी। कैसा धोखा? उस दिन जब राकेश हमारे घर में घुसा था, तब उसने हमें सब कुछ बता दिया था। छोड़ेंगे नहीं आज तुम्हें हम। सोनम कभी तुम्हारे बेटे से प्यार नहीं करती थी, ये सब उसकी एक चाल थी ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी
और सारी जमीनों पे कब्जा कर सके। सोनम हमारे बेटे से बेहद प्यार करती है। उसके पेट में हमारे घर का वारिस पल रहा है। तुम्हारे घर का? वो बच्चा हमारा है। और देख लेना, एक दिन तुम्हारा सब कुछ छीनकर वो हमारे पास वापस आ जाएगी। और अगर अब भी यकीन नहीं है ना, तो आज रात 1 बजे अपने घर के पीछे आ जाना। बाकी की पिक्चर तुम्हें वहीं दिखाते हैं। पहले तो हमें उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हमें बहुत गुस्सा आया, इसीलिए पहले हमने आपके हवलदार पर वार करके उसे बेहोश किया और फिर घर के अंदर जाकर सोनम को मार डाला। सोनम को मारने के बाद वो हथौड़ी हमने घर से बाहर जाकर फेंक दी और वापस घर लौटते समय ये सोचकर कि कोई हम पे शक न करे, खुद को चोट पहुंचाई और बेहोश होने का नाटक किया। और वो जूते के निशान? वो हम ही ने बनाए थे, रवि के जूतों से, ताकि आपका शक राकेश की तरफ जाए। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता हमेशा से खुला था, राकेश पर विश्वास ना करने का। सोनम तुम्हारे बेटे रवि को चाहती थी, ना कि राकेश को। उसके कोख में तुम्हारे बेटे का बच्चा था। वो राकेश की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, उल्टा उसे जेल भिजवाना चाहती थी। उस रात सोनम राकेश से सिर्फ इसलिए मिली ताकि तुम्हारा परिवार बच सके। आपके बेटे रविंद्र ने सोनम से दूसरी शादी करके अपनी पहली पत्नी रचना से नाइंसाफी की। आपने अपने स्वार्थ में आकर पहले इस रिश्ते को हवा दी और फिर अपनी छोटी सोच में उलझकर उसकी जान ले ली। जब रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं तो इंसान उनसे निकलने के लिए अपने ही तरीके आजमाता है। यही हुआ राकेश, सोनम और रविंद्र के रिश्तों में। राकेश के बदले ने न केवल सोनम और उसके होने वाले बच्चे की जान ली, बल्कि अपनी फैलाई झूठी नफरत से मुन्नी देवी से हत्या जैसा अपराध भी करवा डाला। जहां अहंकार, बदला और अहम सर उठाते हैं, वहां उलझे हुए रिश्ते तो छोड़िए, सीधे और सरल रिश्ते भी टूटकर बिखर जाते हैं।